हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी सोर्ड ऑफ कमिंग का एपिसोड नंबर 12। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चेनपिंग के फादर को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि माओ कुजान का ही फादर था। तो माओ कुजान चेनपिंग को भी रास्ते से हटाना चाहता है, इसलिए उसने टाउन के बाहर चेनपिंग के साथ फाइट करना शुरू कर दी। उसे तो लग रहा था कि चेनपिंग इतना पावरफुल है ही नहीं, इसलिए वो चेनपिंग को बड़ी आसानी से मार देगा। मगर माओ कुजान का पासा उसी पर ही उल्टा पड़ गया। चेनपिंग ने उसकी जबरदस्त धुलाई कर दी थी। साथ ही साथ अब माओ कुजान की जिंदगी और मौत चेनपिंग के आखिरी मूव पर डिपेंड करती है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है मंकी फेस मास्टर युआन के जबरदस्त फाइट के साथ। वो जमीन को चीरते हुए बड़ी तेजी से जाकर निंग्याओ की फ्लाइंग सोर्ड को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, मगर जिस तरीके से निंग्याओ ने उसे परेशान किया था उसी सेम वे से उसकी फ्लाइंग सोर्ड भी मास्टर युआन के नाक में दम कर रही थी। और तभी वो फ्लाइंग सोर्ड मौका मिलते ही सीधा युआन के सीने में घुस गई। मगर एक हजारों साल पुराने बिस के सीने के आर पार होना मामूली काम नहीं था। तो अब युआन भी अपना डोमिनेंस दिखाते हुए सोर्ड को पकड़कर बड़ी गुस्से से दूर फेंक देता है, जिससे वो पत्थरों से टकराते हुए एक बड़े से रॉक में जाकर घुस गई। अब युआन सीधे चेनपिंग की तरफ भागने लगा, मगर फ्लाइंग सोर्ड का तो काम ही था युआन को फाइट में बिजी रखना, इसलिए वो तुरंत ही खुद को आजाद करते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगी। गाइस, इस सोर्ड की अपनी खुद की एक मूव है जिसका नाम था 1000 डिवाइन फ्लाइंग सोर्ड, जिसका यूज करते हुए पहला तो युआन का रास्ता रोकती है और फिर देखते देखते वहाँ पर कई सारी डिवाइन सोर्ड्स क्रिएट हो गई, जिन्होंने एक सेकंड में युआन पर हल्ला बोल दिया था। हालांकि युआन अपनी ची पावर का यूज करते हुए उन सभी सोर्ड्स को वहीं पर होल्ड कर देता है और फिर उसने उसी ची पावर को रिलीज करते हुए उन सभी सोर्ड को एक सेकंड के अंदर डिस्ट्रॉय कर दिया। अब उसका अगला टारगेट है निंग्याओ की फ्लाइंग सोर्ड, जो कि काफी देर से उसे परेशान कर रही थी, इसलिए वो तुरंत ही अपना आइकॉनिक पंच लेकर सीधे जंप लगाते हुए फ्लाइंग सोर्ड को डिस्ट्रॉय करने पहुंच गया। मगर ये सीन यहीं पर कट होते हुए हमें ली मैंशन दिखाया जाता है, जहाँ पर सॉन्ग जिनशिन मिस टाओजी से मिलने आया हुआ था। साथ ही साथ उसने मिस टाओजी को एक मैजिकल गोर्ड भी गिफ्ट दे दिया, जो कि मिस टाओजी को काफी ज्यादा पसंद आता है। वो उसे बता रहा था कि जब बारिश में बिजलियां गिरने लगती है तब ये गोर्ड भी अपने आप शेक होता है, जिस पर मिस टाओजी कहने लगी कि भाई मुझे इस गोर्ड के बारे में सब कुछ पता है। इस तरह के गोर्ड में कई सारी फ्लाइंग सोर्ड होल्ड करने की एबिलिटी होती है। ऐसा ही सेम गोर्ड ग्रैंडपा युआन और मास्टर लियो के पास है, और देखो आज मेरे पास भी ऐसा गोर्ड आ गया। और भाई अब आप इसे वापस नहीं ले सकते, क्योंकि आपने मुझे बोला था कि ये गोर्ड आप मुझे देने लाए थे। जिस पर सॉन्ग जिनशिन उसे लाड दिखाते हुए कहने लगा कि गोर्ड तो क्या, अगर मेरे पास कोई और स्पेशल ट्रेजर भी रहेगा तो वो भी मैं तुम्हें खुशी खुशी देने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर मिस टाओजी काफी ज्यादा खुश हो गई। गाइस, मुझे तो ये लगता है कि सॉन्ग जिनशिन जरूर से यहाँ पर किसी मकसद से आया होगा, क्योंकि वो बेवजह कभी किसी को कोई ट्रेजर नहीं देता। वहीं पर टाओजी को याद आता है कि युआन तो अभी तक चेनपिंग को खत्म करके वापस नहीं लौटे, तो वो अपने परिंदे को आजाद करते हुए कहने लगी कि जाकर मास्टर युआन तक मेरा संदेशा पहुंचाओ, उन्हें बताओ कि मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युआन फ्लाइंग सोर्ड पर अटैक करने से पहले ही फ्रीज हो गया। इनफैक्ट वहाँ की हर एक चीज ही फ्रीज हो गई थी, क्योंकि वहाँ पर हमारे पावरफुल सेंट ज़ीशांग आ गए थे। वो अब अपने मैजिकल पावर से निंग्याओ की सोर्ड को टच कर देते हैं, जिससे फ्लाइंग सोर्ड ने बहुत ही तेज रोशनी रिलीज करना शुरू कर दी। साथ ही साथ वहाँ पर अब सब कुछ अनफ्रीज हो गया। इधर फ्लाइंग सोर्ड सेंट ज़ीशांग को वहाँ देखते ही उनके पास पहुँच जाती है। वो कहने लगे कि यहाँ से आगे का मैं संभाल लूंगा, तुम तुरंत ही अपने मास्टर निंग्याओ के पास वापस लौट जाओ। तो फ्लाइंग सोर्ड तुरंत ही वहाँ से निंग्याओ की तरफ रवाना हो गई। वहीं पर मास्टर युआन सेंट ज़ीशांग से कहने लगा कि जिस सोर्ड स्क्रिप्चर के लिए मैं इतनी देर से फाइट कर रहा हूँ वो तो तुम्हें चाहिए था। अगर तुम्हारी उस ट्रेजर पर नजर थी तो तुमने मुझे पहला क्यों नहीं बताया? मैं बिना कोई सवाल किए साइड में हट जाता। मेरी बस एक ही शर्त थी कि वो सोर्ड स्क्रिप्चर हमारे दुश्मन क्लैन विंड एंड थंडर गार्डन के पास नहीं जाना चाहिए, मगर तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। और देखो, तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैंने मेरी लाइफ के कई साल जाया कर दिए। उस चेनपिंग और उसकी दोस्त से फाइट करने का कोई फायदा नहीं हुआ, सारा फायदा तो आखिर में महान ज़ीशांग का ही हो गया। और एक बार फिर से हमारे ज़ेंगियांग माउंटेन की नाक कट गई। तुम इस स्मॉल टाउन के सेंट हो, मगर एक ट्रेजर की खातिर तुम अपना फर्ज पूरा करने में फेल हो गए। जिस पर सेंट ज़ीशांग जवाब देते हुए कहने लगे कि मैंने कभी अपने फर्ज और रेपुटेशन के साथ कोई गद्दारी नहीं की। भले ही सोर्ड स्क्रिप्चर तुम्हारे लिए बहुत ही स्पेशल ट्रेजर होगा, लेकिन मेरे लिए वो एक मामूली सा ट्रेजर है
जिसका इस्तेमाल करके हम दुश्मनों के सपने में जाकर उन्हें खत्म कर सकते हैं। भला मैं महान सेंट जीशांग इस मामूली ट्रेजर के लिए अपनी लाइफ के 60 साल बर्बाद क्यों करूंगा? ना, ऐसे घटिया काम ना मैंने कभी किए हैं और ना ही कभी करने वाला हूँ। मेरा विंड एंड थंडर गार्डन से कोई कनेक्शन नहीं है और ना ही मैं निंग्याओ को अच्छे से जानता हूँ। और तभी वहाँ पर जेनु माउंटेन के मास्टर मिंग पहुँच गए। वो सेंट जीशांग को बताते हैं कि मेरे डिसाइपल माओ कुजान ने चिनपिंग के साथ फाइट शुरू कर दी है, क्या मैं जाकर उस फाइट को रोक दूं? जिस पर सेंट जीशांग जवाब देते हुए कहने लगे कि अगर फाइट चल ही रही है तो उसे होने दो, बस उन दोनों में विनर कौन है इस पर ध्यान देना। साथ ही साथ ध्यान रखो कि उन दोनों में किसी की मौत ना हो जाए। इसीलिए मास्टर मिंग तुरंत ही चिनपिंग की तरफ रवाना हो गया। इधर मास्टर युआन तो सेंट जीशांग पर अब और ज्यादा भड़क गया था। वो कहने लगा कि माओ कुजान जेनु माउंटेन का डिसाइपल है, मगर फिर भी तुम उसे चिनपिंग और निंग्याओ के साथ फाइट करने की परमिशन दे रहे हो। और जब मैं उस चिनपिंग को सबक सिखाने जा रहा था तो तुमने मेरा रास्ता रोक दिया। जिस पर जीशांग बताने लगे कि जेनु माउंटेन में दो किस्म के लोग हैं, एक तो है ट्रू जेंटलमैन और दूसरे है ट्रू विलन्स, मगर तुम्हारे क्लैन के लोग तो काफी ज्यादा अलग है। तुमने सोर्ड स्क्रिप्चर हासिल करने के लिए लियू शियांग को बुरी तरह से पीट कर उसकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। तुम उसे उसी वक्त जान से मार सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम्हें पता था कि ऐसा करने से मैं तुम्हें हेवनली पनिशमेंट दूंगा। सच बताओ तो तुम ना ही अच्छे इंसान हो और ना ही बुरे, तुम तो बेरहम ईवल हो जो खुद के फायदे के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। और उसी वक्त टाउजी का परिंदा वहाँ आकर युआन तक टाउजी का पैगाम पहुँचा देता है, लेकिन मास्टर युआन तो अभी भी वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था। इधर सेंट जीशांग कहने लगी कि मैंने तुम्हें चिनपिंग के पास जाने से रोक लिया, इसमें तुम्हारे और तुम्हारे जेंग्यांग माउंटेन की ही भलाई है। भले ही तुमने हजारों सालों में अलग अलग सोर्ची पावर और सोर्ड इंटेन का मुकाबला किया होगा, मगर तुम निंग्याओ की सोर्ड ऑरा के सामने कमजोर पड़ गए थे। अगर तुम एक बार फिर से उसके सामने जाओगे तो डेफिनेटली तुम्हारा काम तमाम कर देगी। जिस पर युआन घमंड दिखाते हुए कहने लगा कि उसकी मैजिकल पावर बस एक छलावा है, मुझ पे तो उसका कोई असर नहीं हुआ था। वेल गाइस, यहाँ पर युआन फुल टू झूठ बोल रहा है, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि निंग्याओ ने उसकी बुरी तरह से वाट लगा दी है। अब युआन कहता है कि जीशांग तुम उस मामूली लड़की की सोर्ड ऑरा का बहाना देकर मुझे डरा नहीं सकते। जिसके बाद वो सेंट जीशांग को उकसाने की कोशिश करने लगा। वो कह रहा था कि कुछ सालों पहले ही मुझे पता चला था कि तुम्हारे मास्टर की मौत होने से पहले उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। आज तक तो मैंने उस बात पर कभी यकीन नहीं किया, क्योंकि तुम्हारा मास्टर एक जीनियस था, उनके जैसा लिटरेचर में माहिर कोई नहीं। उनके पास इतनी नॉलेज थी कि वो लॉर्ड बुद्धा और डाओ एंसेस्टर को भी चुनौती दे पाए। लेकिन अब मैं समझ गया कि तुम्हारा मास्टर तो बस आज तक का सबसे बड़ा फ्रॉड था। एक मास्टर का नॉलेज हम उसके डिसाइपल में देख सकते हैं, मगर तुम्हारे पास तो कोई नॉलेज ही नहीं, ना ही तुम में कोई काबिलियत है। तुम भी अपने मास्टर जैसे ही लूजर हो। इधर सेंट जीशांग उसकी बातें गौर से सुन रहे थे, जिसके बाद वो कहते हैं कि शायद अब तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं बचा जिसका यूज करके तुम मुझे जलील कर पाओगे। सेंट जीशांग बिल्कुल उसके साथ फाइट नहीं करना चाहते थे, मगर युआन तो ऑलरेडी जीशांग के साथ फाइट करने के लिए मरे जा रहा था। वो कहने लगा कि देखते तुम मेरे पंचेस के सामने कितनी देर टिक पाओगे। तो सेंट जीशांग ने भी तुरंत ही चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। वो कहने लगे ठीक है, तुम मुझे आजमा सकते हो। इसलिए मास्टर युआन तुरंत ही अपनी डिवाइन ची पावर को एक्टिवेट करते हुए बड़ी ही तेजी के साथ सेंट जीशांग पर हमला करने चला गया। उसने काफी जोरदार पंच उन पर हिट कर दिया था, मगर सेंट जीशांग की ऑरा ही उसके पंचेस को काउंटर करने लगी, जो देख युआन को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। वो अब बार बार उन्हें मारने की कोशिश करता है, मगर जीशांग तो बस खामोशी से उसके सामने खड़े थे। इनफैक्ट उनकी तो बॉडी की ऑरा ने ही युआन को काफी दूर पुश कर दिया। हालांकि युआन अभी भी हार नहीं मानता, उसने न जाने कितने ही पंचेस हिट किए होंगे और जवाब के तौर पर सेंट जीशांग बस अपनी फिंगर्स को उसकी तरफ पॉइंट कर देते हैं। उनके तो बस एक ही इशारे पर वह इतना तेज स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज होता है कि युआन उसके नीचे पूरी तरह से दब गया। अब सोचो कि अगर वो युआन पर एक पंच हिट करती तो उसका क्या हशर होता। जिसके बाद सेंट जीशांग युआन से कहने लगी कि अगर तुम अपने जेंग्यांग माउंटेन को बचाना चाहते हो तो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। इधर युआन को भी अकल आ गई थी कि उसने गलत बंदे से पंगा लिया है, इसलिए वो कहने लगा कि तुम्हारी वजह से चिनपिंग और निंग्याओ जिंदा बच गए, मगर तुम हर बार उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। और अब वो सेंट जीशांग से दूर जाकर उन्हें ठेंगा दिखाते हुए उनकी इंसल्ट कर देता है। वेलो बेचारा इससे ज्यादा और कुछ कर भी नहीं सकता था। वही दूसरी तरफ हम देखते कि चिनपिंग के आखिरी मूव को एक सोर्ड ने रोक लिया था, और ये सोर्ड थी माओ कुजान के मास्टर मिंग की। वो चिनपिंग की तारीफ करते हुए कहने लगे कि तुमने काफी अच्छी फाइट की है। साथ ही साथ वो माओ कुजान की हालत देखकर सोचने लगते हैं कि सेंट जीशांग ने चिनपिंग की नहीं बल्कि माओ कुजान की जान बचाने के लिए मुझे यहाँ भेजा। अगर मैं समय रहते यहाँ नहीं आता तो शायद चिनपिंग ने इसे खत्म कर दिया होता। जिसके बाद वो चिनपिंग से कहने लगे कि माओ कुजान को जिंदा छोड़ दो और
ये तुम्हारा मुझ पर एहसान रहेगा। तो इस एहसान के बदले मैं जिंगयांग माउंटेन में जाकर माउंटेन मूविंग एप से गुजारिश करूंगा कि वो तुम्हारा और इस लड़की का पीछा छोड़ दे, ताकि तुम्हें फ्यूचर में किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। देखो, तुम इस ऑफर पर कोई निगोशिएशन नहीं कर सकते, बस मुझे हाँ या ना में जवाब दो। अगर तुम्हें लगता है कि आज मैंने माओ कुजान को बचाकर तुम्हारे साथ गलत किया है, तो तुम युवान के साथ अपने मसलों को निपटा कर मेरे जेनू माउंटेन आ जाना। मैं तुम जो बोलोगी वो करने के लिए तैयार रहूंगा। इसलिए चेनपिंग भी उनकी बात मान जाता है। वो कहने लगा कि ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मगर माओ कुजान तो अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो कहने लगा कि बस अब मुझे एक मौका दो, मैं अभी इसी वक्त चेनपिंग को ठिकाने लगाता हूँ। जिस पर मास्टर मिंग उसे ताना मारते हुए कहने लगे कि मरे हुए लोगों को ज्यादा तीखे लफ्ज बोलने नहीं चाहिए। अगर मैं नहीं आता तो शायद तुम मारे जाते, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। जिसके बाद मास्टर मिंग माओ कुजान को लेकर तुरंत ही वहाँ से चले गए। उनके जाते ही चेनपिंग सीधे नीचे गिर गया था। उसकी हालत देखकर निंग्याओ भी काफी ज्यादा परेशान हो गई। मगर चेनपिंग उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि मैं ज्यादा सीरियसली घायल नहीं हूँ, बस मुझे तो उस युवान की फिक्र हो रही है। अगर वो अभी यहाँ आ गया तो पता नहीं क्या होगा। जिस पर निंग्याओ कहने लगी कि तुम उसकी फिक्र मत करो, थोड़ी देर पहले तुमने यहाँ पर फाइट की थी, अब मैं करूँगी। जब तक निंग्याओ जिंदा है तुम हमेशा सेफ रहोगे। और तभी वहाँ पर निंग्याओ के फ्लाइंग सोर और सेंट जीशांग पहुँच गए। वो चेनपिंग से कहने लगे कि तुमने तो मुझे खुश कर दिया, तुमने एक ऐसी बैटल जीती है जो एक पावरफुल वॉरियर भी जीत नहीं सकता। इस बार तो निंग्याओ भी उन्हें रिस्पेक्ट दे रही थी। अब जीशांग उन्हें बताने लगे कि जिंगयांग माउंटेन का मास्टर पीछे हट चुका है, साथ ही साथ वो जल्दी स्मॉल टाउन को छोड़कर चला जाएगा। इतना ही नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, तुम्हारा दोस्त लियू शियांग अब खतरे से बाहर आ गया। जो सुनकर चेनपिंग काफी ज्यादा खुश हो गया था। मास्टर जीशांग बताते हैं कि एक लड़की ने उसकी मदद की, जिसके चलते लियू शियांग की इंजरीज रैपिडली हील हो रही है, मगर उसकी बॉडी बुरी तरह से डैमेज थी, तो शायद अब वो पहले जैसा पावरफुल नहीं रहेगा। और उसी वक्त चेनपिंग बेहोश हो गया। निंग्याओ उसे संभाल रही थी, तो उसे फिक्र करते हुए देखकर जीशांग उसे बताने लगे कि चेनपिंग बस फिजिकली एग्जॉस्ट हो गया है, शायद जिनशी ने उसका इमॉर्टलिटी ब्रिज ब्रेक किया था, और तभी से चेनपिंग की स्पिरिट और एनर्जी लगातार लीक हो रही है। इस बार तो चेनपिंग ने डेस्परेट होकर अपनी सारी पावर का यूज किया। जहाँ पर चेनपिंग पहले 3 साल जीने वाला था, अब इस फाइट की वजह से वो बस 10 दिन ही जिंदा रह पाएगा। जो सुनकर तो निंग्याओ काफी ज्यादा परेशान हो गई। वो सेंट जीशांग से पूछ रही थी कि बस मुझे एक ऐसा तरीका बताए जिसका यूज करके मैं चेनपिंग को बचा पाऊँ। जिस पर सेंट जीशांग जवाब देते हुए कहने लगे कि अगर इसे बचाना है तो हमें हेवन के खिलाफ जाना होगा, और हेवन के अगेंस्ट बस एक कल्टीवेटर ही जा सकता है। तुम अपनी इंटरनल सोर्ड फर्नेस का यूज करके अपनी बॉडी को रिपेयर कर सकती हो, मगर चेनपिंग की बॉडी पर कोई सोर्ड फर्नेस असर नहीं करेगी। अगर उसे खुद को हील करना है तो उसे फिस्ट मूव्स की प्रैक्टिस करनी होगी, यानी कि पंचिंग टेक्निक। वो कहते हैं कि अगर वो पंचिंग में कल्टीवेट कर ले तो शायद 100 सालों तक भी जी पाएगा। ये सुनते ही निंग्याओ ने तुरंत ही चेनपिंग को अपनी पीठ पर उठा लिया। वो कह रही थी कि मैं चेनपिंग को मरने नहीं दूंगी। जब वो अपनी आंखें खोलेगा तो जरूर से अपने दोस्त लियू शियांग को देखना चाहेगा, इसलिए मैं उसे हील करके मास्टर रुआन के घर लेके जाऊंगी। अभी तीनों टाउन की तरफ जाने लगे। रास्ते में निंग्याओ सेंट जीशांग से कह रही थी कि जब हमारी युआन के साथ फाइट हुई तब आप टाउन में नहीं थे, तो फिर आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? जिस पर जीशांग जवाब देते हुए कहने लगे कि अगर मैं चाहूँ तो हर उस चीज को देख सकता हूँ जो बीत गई या फिर होने वाली है। जिस पर निंग्याओ कहने लगी कि इसका मतलब ये है कि आप पास्ट और फ्यूचर एक साथ देख सकते हो। सीनियर, क्या मैं आपकी कल्टीवेशन स्टेज के बारे में जान सकती हूँ? मुझे तो लगता है कि आपने 5 रेल्म पर ब्रेक थ्रू कर लिया होगा। अगर आपको मुझे इस बारे में कुछ बताना नहीं तो कोई बात नहीं। अब सेंट जीशांग उसे अपनी कल्टीवेशन के बारे में बताने ही वाले थे, मगर तभी चेनपिंग ने अपनी आंखें खोलकर उन्हें इशारा करके मना कर दिया। इसलिए सेंट जीशांग निंग्याओ से कहने लगी कि हम किसी और दिन मेरे कल्टीवेशन के बारे में बात करेंगे। तुम पहले चेनपिंग को यहाँ से लेके जाओ, उसे हील करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो निंग्याओ तुरंत ही भागते हुए वहाँ से जाने लगी। वहीं पर सेंट जीशांग को अब यकीन हो गया था कि निंग्याओ जरूर से चेनपिंग की मदद कर उसे कल्टीवेट करने पर मजबूर कर देगी। जिसके बाद वो तुरंत ही ड्रैगन स्टोन के पास पहुँच गए। गाइस, ये वही स्टोन है जिसका यूज करके किसी भी टॉप लेवल की सोर्ड को शार्प किया जा सकता है। उन्होंने अपनी पावर का यूज करके उस स्टोन को 2 हिस्सों में कट कर दिया था। साथ ही साथ सेंट जीशांग को आज अपने मास्टर की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। वो कहते, मास्टर, जब आपने मुझे अपना डिसाइपल बनाया था तब मैं भी चेनपिंग जैसे ही जिद्दी था। आज चेनपिंग को देखकर मुझे हमारी पुरानी बातें याद आ रही है। काश आप जिंदा होते, मैं हर रोज आपको मिस करता हूँ। इधर सेंट जीशांग ने भेजे हुए स्टोन चेनपिंग और मास्टर रुआन के घर पहुँच गए थे। मास्टर रुआन तो उस ड्रैगन स्टोन को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए। वो कहते हैं कि मैं तो काफी दिनों से सोच रहा था कि आखिर चेनपिंग इतना नरम दिल कैसे बन गया। इसमें कोई शक नहीं कि महान सेंट जीशांग ने उसे अपने जैसा बना दिया
है। सेंट जीशंग जैसे नेक दिल लोग इस दुनिया में बहुत कम मिलते हैं और अब तो चेनपिंग भी उन्हीं से इन्फ्लुएंस्ड हो गया। जिसके बाद वो देखते हैं कि उनकी बेटी शुई लियू शियांग की पूरी दिल से सेवा कर रही है ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। तो कहते वाह भाई वाह, ये शियान तो काफी ज्यादा किस्मत वाला निकला जिसकी हमारी बेटी इतनी दिलो जान से सेवा कर रही है। मैं तो इसका बाप होकर भी इसने कभी मुझे एक गिलास भर के पानी भी नहीं पिलाया। और वहाँ पर लियू शियांग की सेवा हो रही है। वो जानबूझकर अपनी बेटी को उकसाने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल लियू शियांग के बचने की वजह से वो दोनों भी काफी ज्यादा खुश हो गए। वहीं दूसरी तरफ हम सीनियर माँ को देखते हैं जो कि पेड़ों के सूखे हुए पत्ते साफ करने में लगे हुए थे। तभी उनसे मिलने के लिए सेंट जीशंग का डिसाइपल लांग पहुंच गया। वो सीनियर माँ के साथ माउंटेन जेड टैबलेट के बारे में बात करने वाला था कि तभी सीनियर माँ उस पर गुस्सा करते हुए कहने लगी कि वो एक सीक्रेट ऑब्जेक्ट है जिसकी तुम बिल्कुल भी लायक नहीं हो। और अब उन्होंने वहाँ जमा किए हुए पत्तों से लांग पर हमला कर दिया, मगर लांग बड़ी आराम से उन पत्तों को खुद से दूर कर देता है। और यहाँ हमें सीनियर माँ की पावर का अंदाजा हो जाता है। उन्होंने तो सूखे हुए पत्तों को भी एक ब्लेड जैसा यूज किया था जिसके हिट होते ही वहाँ के कई सारे बैम्बू ट्रीज कट के नीचे गिर गए। तो अब लांग सीधे मुद्दे पर ही आ जाता है। वो कहने लगा कि हमारा टाउन अब जल्द ही तबाह होने वाला है, इसलिए अब आपके पास भी ज्यादा चॉइसेस नहीं बची। अगर आप चाहो तो सेंट जीशंग के साथ मिलकर इस टाउन को बचाने की नाकाम कोशिशें करते रहो और फिर आखिर में पूरी तरह से बर्बाद हो जाओ, या फिर आप अपने नॉलेज की लेगेसी को कंटिन्यू रखते हुए हमारे माउंटेन क्लिफ एकेडमी के नए प्रिंसिपल बनो। फैसला अब आपके हाथ में है। लेकिन उसकी बातों से सीनियर माँ तो काफी ज्यादा भड़क गए थे। वो कहने लगे कि तुम हो तो सेंट जीशंग के टॉप डिसाइपल, मगर तुम उन्हें धोखा देकर उनकी जगह हड़पना चाहते हो। तुम्हें तो ना इस टाउन की फिक्र है और ना ही एकेडमी की। तुम बस अपना फायदा देखना चाहते हो। कि तुमने सेंट जीशंग और हमारे एंसेस्टर की टीचिंग से कुछ नहीं सीखा, या बस तुम्हारी धोखा देना ही फितरत है। अब सीनियर माँ को इतना भड़का हुआ देखकर लांग तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाता है, मगर उसकी आवाज अभी भी गूंज रही थी। वो कहने लगा कि अगर एक छोटा सा बैम्बू सीड भी बोया जाए तो उसका एक पेड़ बन जाता है, और अगर वो पेड़ मर रहा हो तो ये जरूरी नहीं कि सीड भी उसके साथ मारा जाए। गाइस, यहाँ पर लांग ये कहना चाहता है कि सेंट जीशंग इस टाउन को बचाने के चक्कर में मारे जाएंगे, तो उनके साथ बगावत करके टाउन का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहता था, मगर ये काम वो अकेले तो नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने सीनियर माँ जो कि सेंट जीशंग के वफादार है उन्हें भी अपने प्लान में शामिल होने का ऑफर दे दिया। वो कहने लगा कि आप इतने ज्यादा टैलेंटेड हो कि जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर पाओगे, मगर उसके लिए आपको ईमानदारी और आपके भाई जीशंग का साथ छोड़ना होगा। वही दूसरी तरफ मिस चेन सॉन्ग, शेनफिंग और लूमा चाओ से इस टाउन में जितने भी चेन फैमिली के एंसेस्टर है उनके रिकॉर्ड ढूंढने के लिए बता रही थी। उन रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग चेन फैमिली का एक क्लैन तो सालों पहले इस टाउन को छोड़कर चला गया था। उनकी ग्रेव भी कहाँ होंगे उसकी कोई इन्फॉर्मेशन लिखी नहीं थी। चेन फैमिली के सभी लोगों ने अलग अलग फैमिलीज और क्लैन को ज्वाइन किया था। अब तो बस चेनपिंग के अलावा चेन फैमिली में कोई बचा ही नहीं। तो मिस चेन कहने लगी कि सारी किताबें अच्छे से छान मारो, मुझे चेनपिंग के बारे में पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब उसके ऑर्डर वाले टोन सुनकर लूमा चाओ कहने लगा कि मिस चेन, मैं अंधा तो नहीं हूँ और मैं क्लियरली देख पा रहा कि शेनफिंग तुम्हारी हेल्प करने की पूरी कोशिश कर रहा है, मगर तुम हो कि उसी पर हुक्म चला रही। तो शेनफिंग तुरंत ही उसे मजाक मजाक में एक लात मार के नीचे गिरा देता है ताकि वो मिस चेन को गुस्सा ना दिला दे। और तभी उनके हाथ में एक बुक लग जाती है जिस पर चेनपिंग के पूरे खानदान की हिस्ट्री थी। मिस चेन कहने लगी कि वैसे तो चेनपिंग एक मामूली सा ऑर्डिनरी बंदा है, मगर फिर भी उसकी कोई न कोई मिस्ट्री तो जरूर होगी। अब उसे वो बुक मिलते ही उसने शेनपिंग को पिल का एक पाउच दे दिया। वो कह रही थी कि सारी मेडिसिन लियू शियांग तक पहुंचा देना, जो देखकर लूमा चाओ कहने लगा कि मिस चेन, मैंने आपसे न जाने कितनी ही बार सीक्रेट पिल्स की मांग की, लेकिन आपने तो मुझे एक पिल भी फेंक के नहीं मारी, और अब आप लियू शियांग के लिए पूरी की पूरी बोतल दे रही हो। ये तो सरासर नाइंसाफी है। जिस पर वो जवाब देते हुए बताने लगी कि अगर तुम मेरे फैमिली के टूम को हजारों सालों तक प्रोटेक्ट करोगे तो मैं तुम्हें भी कुछ पिल्स जरूर दूंगी। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि लियू शियांग की जान इसी बंदी ने बचाई थी, मगर किस वजह से ये अभी तक हमें पता नहीं। वहीं दूसरी तरफ मास्टर मिंग माओ कुजान को लेकर एक टूम के पास पहुंच चुके थे। वो कह रहे थे कि कल्टीवेशन का रास्ता काफी ज्यादा मुश्किल होता है। मैं खुद एक मिलिट्री कल्टीवेटर हूँ और बैटलफील्ड पर हजारों लोगों को खत्म करना ही मेरा कर्तव्य है। मैंने न जाने कितने ही लोगों को मारा होगा, लेकिन लोगों को खत्म करना हमारी फितरत नहीं होनी चाहिए। एक सच्चा कल्टीवेटर हमेशा अपनी किलिंग अर्ज को कंट्रोल में रखता है। तो चलो अब मुझे एक बात सच बताना, तुम निंग्या और चेनपिंग को मारना क्यों चाहते हो? निंग्या का तो मैं समझ सकता हूँ कि उसने तुम्हारे फर्स्ट मास्टर को खत्म कर दिया था। गाइस, हमने शुरू के ही एपिसोड में देखा था कि जब निंग्या पहली बार टाउन में आई थी तभी उसने एक बंदे को खत्म किया था, और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि माओ कुजान का ही फर्स्ट मास्टर है। तो ऐसा भी हो सकता है कि माओ कुजान निंग्या को मारकर अपनी मास्टर की मौत का बदला लेना चाहता
करता है, लेकिन उसके पास चेनपिंग को मारने की कोई वजह नहीं थी। और यही सबसे बड़ा सवाल मास्टर मिंग के भी सामने था। वो कहता है कि मैं एक मिलिट्री कल्टीवेटर हूँ, मेरा किलिंग इंटेंट तुमसे हजारों गुना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा किसी पर भी बेवजह अटैक नहीं करता। तो माओकुजान उससे पूछता है कि क्या मिलिट्री कल्टीवेटर कर्मा को फेस नहीं करते? हमारा कर्मा उससे भी डबल तेजी से हम पर पलटवार करता है। तो मिस्टर मिंग उसे बताने लगी कि हजारों सालों की हिस्ट्री में बस वही लोग सेंट बन पाए जो कि मिलिट्री कल्टीवेटर थे, यानी कि उन्होंने हजारों लोगों को खत्म किया था। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमारा कर्मा हमें बेवजह हिट करेगा। इसलिए फाइनली माओकुजान उसे बता ही देता है। वो कहने लगा कि चेनपिंग के फादर को मेरे बाप ने मारा था और मैं चाहता हूँ कि इस टाउन को छोड़कर जाने से पहले मैं चेनपिंग को निपटा दूं, ताकि वो मेरे पीठ पीछे मेरी ग्रैंड मदर पर अटैक ना कर पाए। वहीं पर हम देखते हैं कि मिस्टर मिंग ने अपनी सोर्ड मैन से बाहर निकाल ली थी, यानी कि उनका इरादा था माओकुजान को खत्म कर देना। लेकिन माओकुजान की बातें सुनकर उन्होंने अपना डिसीजन बदल लिया। वो कहने लगे कि तुम चेनपिंग को खत्म करके अपने बाप की सारी गलती का बोझ खुद पर लेना चाहती हो, उनका सारा कर्मा तुम्हें ही भोगना पड़ेगा और इतनी बड़ी कुर्बानी तुम बस अपनी ग्रैंड मदर के लिए देना चाहते हो। जिस पर माओकुजान कहने लगा कि मुझे मेरे पेरेंट्स की कोई फिक्र नहीं थी, मैं तो बस मेरी ग्रैंड मदर की परवाह करता हूँ। मैंने उसे कहा कि मेरे साथ जेनो माउंटेन चलो, लेकिन वो तो इस टाउन को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। जिस पर मास्टर मिंग कहने लगे कि मैं तुम्हारी फिक्र समझता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बेवजह चेनपिंग को टारगेट नहीं करने दूंगा। और तभी उनका टाइगर ट्रेजर ग्लो होने लगा। इसका सीधा मतलब ये था कि जरूर से टाउन में कोई गड़बड़ हुई है। इसलिए मास्टर मिंग तुरंत ही माओकुजान को लेकर टाउन में पहुंच गए। टाउन में जाते ही काले रंग की बिल्ली माओकुजान को घूर के देखने लगी। माओकुजान समझ गया था कि जरूर से उसके घर पर कोई अनहोनी हुई है, इसलिए वो घबराती हुई तुरंत ही अपने घर की तरफ दौड़ लगा देता है। उसे परेशान देखकर मास्टर मिंग उसे समझाते हैं कि तुम्हें अपने हार्ट पर कंट्रोल रखना होगा, तुम अपने गुस्से को बेकाबू नहीं होने दे सकते। लेकिन माओकुजान गुस्से में उनका हाथ झटकते हुए तुरंत ही दरवाजा ओपन कर देता है। वहाँ का नजारा देखते ही माओकुजान तो पूरी तरह से टूट गया, क्योंकि उसके सामने उसके ग्रैंड मदर की लाश पड़ी हुई थी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।